हेलो बच्चों, आज हम अपनी कॉपी और पेन की मदद से कक्षा 9वीं गणित के पहले अध्याय संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही सरल भाषा में हल करेंगे। आज का हमारा मुख्य टॉपिक अपरिमेय संख्याएं हैं। अक्सर बच्चों को √2, √5 को संख्या रेखा पर दिखाने में दिक्कत आती है, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चुटकियों में करना सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ इन सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके कि ये वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। जो अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसको हल करके हम बताएंगे कि सत्य है कि असत्य है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, तो देखते हैं। हम लिखते हैं वास्तविक, यहाँ पहले हल लिख लेते हैं, आंसर। वास्तविक संख्या, जिसे वास्तविक संख्या नहीं पता वो मेरे पिछले वीडियो को देख लेना, जाकर पता लग जाएगा। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जिसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में लिख देते हैं हाँ। आंसर आएगा हमारा हाँ, सत्य। यहाँ सत्य लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। तो वास्तविक संख्या जिसको नहीं पता वो जाके मेरे पिछले वीडियो में देख लेना, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कारण भी बताइए, कारण के साथ उत्तर हमें देना है। तो हम लिख देते हैं कारण क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कारण वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या भी आती है। ये हमारा कारण है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा। इसने यही बोला है ना, संख्या रेखा पर, तो हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे। इसमें देखिए बीच में सबसे क्या होता है, जीरो। सेंटर हमारा क्या होता है, जीरो। सेंटर होता है जीरो। फिर इसके दाएं तरफ क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्पेस छोड़ना है और वहाँ पे लिखना प्लस का 1। फिर बराबर दूरी होनी चाहिए सबके बीच में। फिर यहाँ पे 2, फिर से बराबर दूरी, फिर 3, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 4, फिर 5। आगे ये कंटिन्यू रहता है, खत्म नहीं होता। फिर जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में संख्याएं अंकित होती हैं। जैसे कि -1, -2, -3, -4। आप जितनी चाहे उतनी मर्जी संख्याएं लिख सकती हैं, इधर बढ़ा सकती हैं, दोनों तरफ बढ़ सकता है। तो बच्चों अगर हम धनात्मक वाली संख्या को, मतलब कि ये होता है धनात्मक, इसे हम क्या कहते हैं, ये प्लस वाली संख्या है, मतलब ये कौन सी संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। और इधर वाली संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव नंबर। और सेंटर क्या होता है, जीरो। अब इसमें क्या है कि अगर हम धनात्मक वाली संख्या को, मतलब कि ये जीरो के इधर जितने भी 1 2 3 4 5 है, इसको हम अगर रूट में लिखें, देखिए जैसे 1 है, 1 को हम रूट में लिख देते हैं ऐसे 1। फिर 2 है, 2 को भी हम रूट में लिख देते हैं। फिर 3, ऐसे ही हम लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माइनस वाली संख्या को हम रूट में लिखे, तो लिख लेते हैं इसको भी, माइनस का 1, माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं कि जब भी रूट के अंदर माइनस लग जाता है तो वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, वो वास्तविक संख्या होती ही नहीं है।
जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो अगर रूट के अंदर किसी संख्या के साथ अगर माइनस लग जाता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं काल्पनिक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो इस तरीके से रूट में होती है, जो सिंपल तरीके से होती है, जिनमें कोई भी निशान नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का। क्या आपने देख ही लिया होगा कि काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं में अंतर क्या होता है। काल्पनिक ये होती है जो अगर रूट में अगर माइनस लग जाता है, और वास्तविक कौन सी होती है? जो मतलब बिना माइनस के या बिना प्लस के कोई संख्या हो अगर रूट में, तो वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। और जिसमें माइनस लग जाता है तो वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि क्या ये रूट असत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यह असत्य है, यह कथन असत्य है। अब इसमें बोला है कि कारण भी बताइए कि ये असत्य क्यों है, तो हम लिख लेते हैं कारण भी। कारण क्या है इसका? कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होगा। लिखते हैं यहाँ पे कारण है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या होती है कि परिमेय संख्या होती है, देख लेते हैं हल करके। तो बच्चों वास्तविक संख्या क्या होती है आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बार बार मैं बता चुकी हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे जब भी मुझे पता चलेगा कि आप लोग को समझ आता है मेरी वीडियो। तो हम देखते हैं वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो हम देखते हैं वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो रूट में भी आती हैं, √3, ठीक है, और 1 2 3। आप देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या इन दोनों में से कौन सी है? जो ये वाली है। सिंपल लिख देते हैं एक बारी परिमेय संख्या भी हम, परिमेय संख्या, और इधर लिखते हैं हम अपरिमेय संख्या। जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कंफ्यूजन है वो मेरी पिछली वीडियो को देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी है इन दोनों में से? ये वाली, जो p/q के रूप में होती हैं। p/q के रूप में आपको पता है कि जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी होती है, कोई भी संख्या अगर सिंगल ऐसे लिखी हुई है तो उसके नीचे हमेशा एक होता है। तो ये देखिए जो p/q के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जो रूट में ऐसे होती है, कोई भी संख्या अगर रूट में, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि ये रूट में है तो ये कौन सी ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि देखिए मैंने बता भी दिया परिमेय संख्या भी आती है और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। तो आपको दिखी क्या होगा कि ये क्या है? असत्य है। तो हम लिख देते हैं आंसर असत्य। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों की कारण भी बताइए। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, कह रहा है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो कारण लिख लेते हैं कि प्रत्येक, ध्यान से समझना, वीडियो अच्छे से देखना, लाइक भी कर देना। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखते हैं, इसको भी हल करते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है, देख लेते हैं। तो मान लो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। √2 क्या है? √2 क्या है? ये भी अपरिमेय है, ठीक है।
आपको तो पता है अपरिमेय और परिमेय में मैंने अंतर बता दिया है क्या है, तो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं लिख दूं √4, अब बताओ कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी बच्चों अगर जिस भी संख्या का अगर पेयर बन जाता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे, जो 4 है किसका रूट है, 2 का है, तो अगर हम करते हैं 2 इंटू में 2, ये क्या आता है, इसका इसका जो कॉमन है, हम 2 2 आ रहा है तो मतलब कॉमन क्या आ गया इसका 2। तो आप क्या बताइए कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है, तो साफ पता लग रहा है इसका पेयर बन गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, लेकिन इसका जो रूट है कुछ भी नहीं आया और इसका भी नहीं है, लेकिन 4 का रूट तो हमारा निकल गया ना 2, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला है कि क्या वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या भी निकल आया, तो इसलिए ये क्या, इसका कथन क्या है, असत्य है। हम लिख देते हैं असत्य, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से सवाल को हल किया है मैंने, ऊपर देख सकते हैं। ये क्या है, असत्य। एग्जाम्पल और भी दे देती हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल, √1 का स्क्वायर करेंगे तो √1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं √4 का पूछूं तो √4 का क्या है, √4 का होता है 2। अगर मैं √9 का बोलूँ तो √9 का स्क्वायर क्या होता है, 3। क्योंकि देखिए यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, 2 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं इस तरीके से तो क्या आता है, आंसर 4 आता है। मान लो कि इसके ऊपर रूट मैंने ऐसे लगा दिया, इसके ऊपर भी ऐसे लगा दिया, तो ये क्या है, 1 गुना में 1। अगर उसके ऊपर √2 है तो उसको हम 2 बार गुना करते हैं, तो देख सकते हैं आप आंसर 4 आ रहा है, तो रूट में 4 है। 3 को अगर हम करते हैं तो 3 गुना में 3, 3 क्या कितना होता है, 9, देख सकते हैं। तो ये सवाल बहुत ईजी था, आप जैसे देख सकते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, परिमेय भी निकल आया इसमें, तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। यदि नहीं तो एक संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो मैंने देखिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, जो परिमेय संख्याएं हैं सारी, तो देख सकते हैं आप भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हम √5 को दर्शाते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। इधर संख्या रेखा बनाने आता है सभी बच्चों को, बनाइए कॉपी पे इस तरीके से। सेंटर हमारा क्या होता है, 0, ठीक है, ये होता है सेंटर हमारा 0। फिर सेंटर के राइट साइड में क्या होता है, 0 के राइट साइड में होता है एक एक, इनके बीच में देखिए बराबर 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 वो जगह छोड़नी है, तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। फिर बराबर जितना इनके बीच में उतनी डिफरेंस इनके बीच में भी होना चाहिए, इधर हमने 2 लिख दिया। फिर बराबर में 3, इनके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए सभी की, 4 लिख दिया। इधर हमने 5 लिख दिया। आगे हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता, तो आप भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी संख्याएं लिख सकते हैं। अब ये है 0, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस वाली संख्या है, -1। इधर भी बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए सबके बीच में, ठीक है, बनाना सीख जाइए आप भी। इधर भी हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 को, √5 को अगर हम वर्गमूल करते हैं, ज्ञात करते हैं √5 का, √5 का वर्गमूल अगर हम करते हैं वर्गमूल, तो 2 पॉइंट में कुछ आता है। 2 पॉइंट में अगर हम वर्गमूल 5 का करते हैं, √5 का वर्गमूल, तो 2 पॉइंट में कुछ आंसर आता है। तो क्या हम करेंगे कि जो 2 है, 2 पर हम 90 डिग्री का कोड बनाएंगे, तो बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर हम बनाते हैं 90 डिग्री का कोड। ज़्यादा बड़ी वो रेखा नहीं खींचनी, छोटा सा ही खींचना है, 1 सेंटीमीटर का, ऐसे एक ऐसे खींच लिया हमने। अब इसने बोला √5, तो हम कर लेते हैं। यहाँ हमारा होता है 90 डिग्री का कोड, ये हो गया 90 डिग्री का कोड। अब इस वाली संख्या को हमें 0 से मिला देनी है, ऐसे, तो मिला देते हैं इस तरीके से। 90 डिग्री का कोड जो आपने बनाया है उसको हमें किससे मिलानी है, 0 से। 0 सेंटर से हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब इसे हम प्रकार से चाप लगा देंगे। देख सकते हैं मैंने अभी क्या कहा था कि इसके और इसके इतना प्रकार खोलकर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, यहाँ से इतने पे 0 पर अपना प्रकार की नोक रखकर यहाँ से एक हम चाप लगा देंगे इस तरीके से, ऐसे देख सकते हैं आप। पहले 2 पर एक 90 डिग्री का कोड बनाना है, फिर उस 90 डिग्री का जो कोड हमने बनाया है उसको हम 0 से इस तरीके से टच कर देंगे, ऐसे टच कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ 0 पर प्रकार ऐसे रख के यहाँ से देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ से इसको ऐसे एक चाप लगानी है इस तरीके से, देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे इधर हम ए रख देते हैं नाम। ये जो 0 पे हमने लाइन मिलाई है इसका नाम हम C रख देते हैं। जो 90 डिग्री का कोड बनाया है, ये जो 90 डिग्री का, उसका हम B नाम रख देते हैं। और ये जो चाप हमने लगाया है इसका नाम हम रख देते हैं D, इस तरीके से।
जो ये वाली है ये क्या है, √5, √5 इसका नाम, ये क्या है, √5 है हमारी। तो अब कर लेते हैं, अब 0 को c मान लेते हैं। इस 0 को हमने c मान लिया, देख सकते हैं, 0 से लेकर b तक, मतलब c और b दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 1 और 2, 1 और 2 इकाई। 0 से a तक की इकाई हमारी कितनी है, 1 है। तो आप देख सकते हैं जो c और a है, c और a, इन c और a किसके बराबर है, c और d के, c और d के, मतलब जितनी दूरी, मतलब जितनी लाइन ये वाली लंबी है उतनी लाइन हमारी ये दोनों की जो दूरी है वो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं c और a बराबर है किसके, c और d के, बराबर में √5, ऐसे लिख दिया हमने। तो इसको हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या होता है, कर्ण रूट में बराबर लंबाई प्लस में आधार स्क्वायर में। तो लिख लेते हैं कर्ण हमें कुछ नहीं पता तो हम कर्ण को कर्ण ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर में जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेते हैं 1 और रूट लगा हुआ है तो रूट लिख देते हैं ऐसे। फिर प्लस में जो आधार है वो कितना है, 2, ये देख सकते हैं अभी, ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर में इस तरीके से। अब कर्ण बराबर 1 का अगर हम स्क्वायर मतलब रूट करते हैं तो 1 ही आता है, प्लस में 2 का रूट कितना होता है, 4, तो हम लिख देते हैं 4। अब जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कर्ण कितना आ जाता है, कर्ण आता है 1 और 4 5। अब जो ये हमने रूट लगाया था यहाँ स्क्वायर में इसके, ये हमारा इधर रूट में आ जाएगा इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं कि जो √5 था वर्गमूल पर हमने उसको किस तरीके से दर्शा दिया, अब देख सकते हैं इधर। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी तैयारी हो जाए एग्जाम का। और मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।